नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं कविता यादव त्रिपाठी जी, जो कि बीजेपी से महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री, एक राजनीतिज्ञ और समाजसेवी भी हैं, जिनसे आज हम राजनीति पे एक दुरुस्त चर्चा करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बीजेपी की ये महिला मोर्चा आखिर करती क्या है? सिर्फ बीजेपी के लिए वोटर्स इकट्ठा करती है, वोटर्स बनती है, या महिलाओं की समस्याओं को भी उठाती है? भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा का जो गठन था वो 1980 में हुआ था। वो तब से लेके अब तक वो वोटर तो है ही है, वोटरों को बाहर भी लेके आती है। वो घर घर जाके महिला ही है जो एक घर में अंदर तक जा सकती है जी। एक महिला के साथ अंदर जाके बात कर सकती है, वो उसकी समस्याओं को सुन सकती है और वो अपने स्तर पे उन महिलाओं का जो भी समस्या होती है उसका निवारण करती है, चाहे वो उसके अपने स्तर से हो जाए या किसी भी सांसद या विधायक या किसी भी तरीके से जो भी उसकी समस्या का समाधान जिस तरीके से हो, तो वो उसका पूरा प्रयास करती हैं और करती आ रही हैं। तो घर घर पहुंच के मेन यही है कि एक महिला मोर्चा का यही है कि एक महिला दूसरी महिला के घर जाके उसकी समस्याओं को सुनती भी है और निवारण भी करती है। यानी बेसिकली महिला मोर्चा महिलाओं की समस्याओं को उठाती है। बिल्कुल उठाती है। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या वजह है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसको समस्याएं लोगों की नहीं समझ में आती हैं, कोई भी दिक्कत, और वही जब विपक्ष में होती है तो उसकी आंखों से छोटी समस्याएं ओझल नहीं हो पाती हैं? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सब बनी बनाई बातें हैं या विपक्ष के लोगों की बनाई हुई बातें हैं। देखिए, समस्याएं होती हैं तो वो धीरे धीरे उसका समाधान भी होता है, क्योंकि भाजपा सरकार यूपी में सालों के बाद आई है। तो आप ये देख रहे होंगे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें का सलूशन हो रहा है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो गांव में शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे राशन मिल रहा है तो कुछों को राशन मिल रहा है, कुछों को नहीं मिला। तो हम इस चीज़ को ये नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से, तो वो कोई भी बीमारी जब बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, तो जब उसका इलाज हो रहा होता है तो वो धीरे धीरे ठीक होती है। तो इसी तरीके से जो भी समस्याएं हैं वो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी समस्याओं का निवारण हो चुका है, मगर जो थोड़ी बहुत भी बची हैं वो हम आने वाले अपने 2022 में उसको पूरा करेंगे। मैम, आपने बोला सड़कें और शौचालय, लेकिन आज इसकी भी बहुत कमी है। सड़कें भी पूरी तरीके से बनी नहीं हैं। कई गांव, कई जगह ऐसी है जहाँ पे शौचालय भी पूरी तरीके से विकसित नहीं है। लोग अभी भी वही पुरानी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो कि बीजेपी की सरकार मैम 2 दफ़ा आ चुकी है, तीसरी दफ़ा आने की तैयारी में है। तो इस पे आप क्या कहेंगी? कहाँ चूक गई सरकार आपकी? नहीं, हमारी सरकार बिल्कुल भी नहीं चुकी है। आप ये देखो कि इतने सालों में अगर वो तीसरी बार भी आई है तो कोई बड़ा टाइम नहीं है ये। इतने सालों में भी उसने अधिकतम, मैं अब डेली गांव विधानसभाओं में जा रही हूँ, मैं लोगों से, महिलाओं से मिल रही हूँ, मैंने खुद देखा है, शौचालय देखा है। और जैसा मैंने कहा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एक बहुत बड़ी बीमारी जो होती है उसको ठीक होने में टाइम लगता है, तो ऐसे जो छूट गए हैं वो हम 2022 में पूरा करेंगे। और सड़कें की रही बात, तो आप भी अगर गाँव में जाते ही होंगे, तो जब आप गाँव में जाते हैं तो अब आप कितना कम टाइम में पहुँच जाते हैं, इस बात पर आप एग्री करेंगे, क्योंकि मैं भी गांव जा रही हूँ तो मेरा बहुत कम टाइम लगता है। और हर छोटी से छोटे गांव में पक्की सड़कें बनी हुई हैं। वैसे मैम, सड़कों की बात पे मैं एक बारी फिर से आऊँगी, लेकिन मैम मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी सरकार महिला सशक्तिकरण पे काम करती है, तो आपको नहीं लगता है कि अभी भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार भरपूर तरीके से हो रहे हैं? हकीकत क्या है मैम? क्या बीजेपी की सरकार महिला सशक्तिकरण पे कायदे से, लहजे से काम कर पा रही है? क्योंकि महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है और इसका भी कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर एक हाउसवाइफ हो या घरेलू महिलाओं पे बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आज की महिला जो जितना घर से बाहर निकल रही है वो ये बता रही है कि वो कितना आत्मनिर्भर है, कितना वो आत्मविश्वास से भरी हुई है। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। पहले 9 बजे ही, 8 बजे ही, 7 बजे ही महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, काम पे नहीं जाती थी, कितना सारा उनके साथ अत्याचार हो जाता था, दुपट्टे
छिन जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हो मैम सकती ये तो थी। अभी भी हो रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए अभी भी हो रहे हैं तो वो क्वांटिटी आपकी कम हुई है, ठीक है। मैंने जैसे ही बोला ना कि चीज़ें धीरे धीरे धीरे, अब महिलाएं ही खुद इतनी आत्मनिर्भर हो रही हैं कि वो अपने ऊपर हुए अत्याचारों को वो रोकती हैं। जिस तरीके से हमारी सरकार ने जो पिंक बूथ बनाए या बहुत सारी ऐसी चीज़ें महिलाओं के लिए किए, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जो कुछ परसेंटेज रह गए हैं तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मैं वही कह रही हूँ ना कि पूरी तरीके से नहीं मगर काफ़ी हद तक जो थोड़ी बहुत कसर बची हुई है वो हम अपने 2000 आने वाले 2000 में जब हमारी भाजपा सरकार 300 से पार करेगी तो उसके बाद पूरा आप देखिएगा। और आप खुद ही देख लीजिए ना कि मैं खुद अपनी आंखों, मैं ये नहीं कह रही कि मैं भाजपा की नेता हूँ तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मैं महिलाओं से मिल रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मैं जैसे महिलाओं का कुछ भी सुनती हूँ तो मेरे को वाकई में बहुत दुख होता है, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अधिकतर जो महिलाओं से सुनती हूँ तो वो काफ़ी संतुष्ट हैं। मतलब उनको ये लगता है कि हाँ अब हम गांव की महिला, आप ये देख लीजिए ना टोल टैक्स पे महिलाएं अब बैठने लगी हैं जी। पहले बैठती थी, पहले कहीं पेट्रोल पंप पे महिलाएं पेट्रोल भर रही हैं, तो बहुत ऐसे ई रिक्शा चला रही हैं, तो वो आत्मनिर्भर बनी है ना। हाँ मैम, लेकिन आत्मनिर्भर बनना और महिलाओं की सुरक्षा ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए, मैं भी बाहर निकल रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर कहीं ना कहीं सरकार ने ली है तो मेरे साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो सरकार की बनती ही है। और ये आए दिन का मामला है मैम, महिला सुरक्षा। आप न्यूज़पेपर देखती होंगी, आज न्यूज़ में अगर आपके नोटिफिकेशन पॉपअप करती होगी तो हर दूसरी तीसरी न्यूज़ महिलाओं पे अत्याचारों की ही होती हैं। पहले से वो बहुत कम हो गई हैं। और अगर मैंने ये बात बोली कि महिलाएं टोल टैक्स पे बैठ रही हैं या पेट्रोल भर रही हैं या ई रिक्शा चला रही हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रही हैं, वो सिर्फ किस लिए, क्योंकि उनको उतनी सुरक्षा दी जा रही है, वो उतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो वो किस लिए, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही होगी ना, उनको वो सुरक्षित महसूस हो रही हैं, तो वो अपने आप से थोड़ी हो रही हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है। तभी तो उनमें इतनी हिम्मत आई है कि वो रात को टोल टैक्स पे बैठ रही हैं, वो पेट्रोल भर रही हैं या बाकी और सारे काम कर रही हैं। गांव की महिलाएं कितनी पैरों पे खड़ी हो गई हैं, कितना उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया है, कितनी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। तो उन योजनाओं को पाकर आंगनबाड़ी हो गई या स्वयं सहायता वो हो गया सारी, तो वो सब चीज़ें सरकार हमारी कर रही है और धीरे धीरे चीज़ें ये और भी मजबूत होंगी। मैम, कांग्रेस महिलाओं को 40% वोट दे रही है, वोटिंग लाइन, तो क्या बीजेपी को अपने वोटिंग परसेंटेज महिलाओं के लिए नहीं बढ़ा देने चाहिए? नहीं, उनका पहले से भी बढ़ा हुआ था और अभी भी बढ़ा ही हुआ है, नहीं तो मैं आपके सामने क्यों बैठी हुई होती। मेरे को अगर प्रदेश मंत्री बनाया है उन्होंने और मैं काम कर रही हूँ संगठन के लिए, तो वो महिलाओं पे इतना भरोसा किए हुए हैं ना। महिलाओं को आज महिला मोर्चा नंबर 1 पे चल रहा है जो काम कर रहा है, और वो इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि आप आने वाले टाइम में देखिए 2022 में कि कितनी वोटिंग पड़ती है और महिलाओं का क्या प्रतिशत रहता है। अच्छा, तो मैम महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में क्या चुनौतियां आप देखती हैं? बीइंग अ वुमन आपने भी फेस की होंगी वो चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ये आदमी और औरत का जो भेदभाव करते हैं वो वैसे तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आदमी अपने काम और उसमें एक बराबर का वो बना के चलता है, हाँ, तो ऐसे हम लोग का भी है। जैसे मैं भी अपना जाती हूँ तो मैं भी अपना बैलेंस बना के चलती हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपना घर का या बाहर का या पॉलिटिकली आप उसको कैसे बैलेंस लेके चलते हो। अगर आप बैलेंस लेके नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैम, विधानसभा चुनाव 2022 बस कुछ ही दिनों में होने को है, तो आपको क्या लगता है कि इस बारी आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? मुद्दे तो क्या है, उसने विकास पे लड़ेगी, क्योंकि विकास उसने इतना किया है, उन विकासों पे वो वोट मांगेगी और वो जीतेगी 2022 में। और मुझे तो लगता है कि इस बार बहुत अच्छे उससे, मतलब जो रिकॉर्ड तोड़ होते हैं नतीजे, उससे ऊपर ही जाएगा। मैम, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो भी चुनाव रैलियां होती हैं या जो भी सभाएं होती हैं उसमें पब्लिक की भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या उससे बीजेपी को कुछ टक्कर समझ में नहीं आ रही है, या बीजेपी के लिए कोई डर 2022 के चुनाव में?
देखिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जो भीड़ आती है वो वोटर कभी नहीं होती है, या होती भी है तो उतनी तादाद में वो नहीं होती है। वो सिर्फ बुलाई हुई भीड़ होती है, तो उसका तो नतीजा जो रिजल्ट है वो आपको इलेक्शन के बाद में ही दिखेगा ही, और मैं नहीं मानती इस चीज़ को। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि बीजेपी चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम का ध्रुवीकरण करने लगती है। तो मैम, ये क्या मतलब कि कब तक चलेगा? और बीजेपी कहती है कि इन सब से देश में शांति नहीं होगी, तो क्या बीजेपी के पहले देश में हमारे शांति नहीं थी? जैसा आपने कहा कि भाजपा जो है वो चुनाव आने से पहले हिंदू मुस्लिम कर देती है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। ये सारी चीज़ें जो है विपक्ष के द्वारा फैलाई हुई होती हैं। अच्छा। हिंदू मुस्लिम अगर उसको करना होता तो उज्ज्वला कनेक्शन, मेरी गैस एजेंसी है जी, अगर मैं आपको आंकड़े दिखा दूं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं हैं। तो क्या भाजपा अगर ये सब करती तो मुस्लिम महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन देती? और आप शौचालय का देख लीजिए, वो भी आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, आप राशन का ले लीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं के, अगर उसमें मुस्लिम महिलाएं ना हो तो आप मेरे को बताइएगा। ये सब विपक्ष के द्वारा फैलाई गई चीज़ें होती हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं भाजपा वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैलाने का एक तरीके से वो हाँ, विपक्ष के लोग करते हैं, क्योंकि अगर हमारी सरकार ये कर रही होती तो ये जितनी भी योजनाएं हैं ये हिंदू मुस्लिम देखकर ही वो करती ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में वो ये कहते कि ये मुस्लिम की बेटी है ये नहीं पढ़ेगी, ये हिंदू की बेटी है ये पढ़ेगी, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात कि आप ट्रिपल तलाक को ले लो जी, अगर ऐसा ही हिंदू मुस्लिम का होता तो वो क्यों ये बिल को वो करती? नहीं करती ना। मैं कल ही एक उसमें गई थी, मेज़ा में गई थी, वहाँ पे 2-3 मुस्लिम महिलाएं थी, वो बहुत खुश थी। मतलब उन्होंने ये कहा था कि उनकी फैमिली में ये ट्रिपल तलाक हुआ था और दूसरा होने वाला था, तब तक ये बिल का वो हो गया था। तो आप ये बताइए कि जब मुस्लिम महिलाएं ही खुद बाहर आ रही हैं और ये सपोर्ट कर रही हैं, तो आप ये किस बेस पे कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है? ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षों की कहलाई वो होती हैं बातें। और रही जो आपने ये बात कही थी कि शांति नहीं थी, तो आप खुद ही देख लीजिए ना कि कश्मीर में कितना आतंक था, और आज के टाइम में कश्मीर में आतंक ना के बराबर है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ फैलाई हुई विपक्ष के लोगों की है, बाकी तो सब ऐसे ही है। मैम, एक और सवाल है कि जब भी चुनाव आते हैं तो नेताओं के बोल बदल जाते हैं। लाइक वो ना ही अपने वादे पूरे कर पाते हैं राजनीति में आने के बाद। जैसे कि अगर उनकी सत्ता आती है तो जो भी उनके प्रॉमिसेस होते हैं वो सब वो भूल जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? ये भी बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वादे पूरे हो रहे हैं तभी तो देखिए चीज़ें हो रही हैं, तभी तो विकास हो रहा है ना। तो बीजेपी के भी कई वादे थे जो उसने पूरे नहीं किए। नहीं, कौन से ऐसे वादे थे? देखिए जो रह गए हैं, जो थोड़े बहुत रह गए हैं, वो आने वाले टाइम में, क्योंकि मैंने बताया है ना कि जब एक बहुत जो सड़ी गली बीमारी होती है उसको सही करने में, जो क्या कहते हैं ना, उसको फफूंद जो लग जाती है, तो उसको जब आप उसका जब इलाज करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। तो ऐसे ही हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विकास है वो हो रहा है, और जो बचा कुचा है वो 2022 में वो पूरा कर देंगे। आपको नहीं लगता है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए एक पार्टी के पास वो 5 साल का समय पर्याप्त होता है? अगर किसी के ऊपर किसी पार्टी को अपना ट्रस्ट बनवाना है तो वो 5 साल में वो पर्याप्त काम कर सकती है। नहीं तो उसने किया है ना, तभी तो आप देखिए ना उनकी तो रैलियों में बेरोजगारी वगैरह के मुद्दे अभी तक कैसे जीवित हैं भारत में? नहीं, तो जो थोड़े बहुत आप, मैं बता रही हूँ ना, आप उनकी बात कर रही हैं जो थोड़े बहुत रह गए हैं, आप उनकी बात कर ही नहीं रही हैं जो हो चुके हैं। ठीक है, जो हो चुके हैं वो तो जनता हमारी जानती है। वही मैं कह रही हूँ ना, 2022 में आपको चीज का पता चलेगा। जो रह गए हैं, जैसे कि ये बेरोजगारी हुई, बेरोजगारी में भी देखिए बहुत लोगों को रोजगार मिला है, और जो बचे हुए हैं तो वो मैं बोल ही रही हूँ, और वो तो 2022 में देखिए पूरा क्लियर ही हो जाएगा। आप ये देखिए ना, इतने फ्लाईओवर बने हैं, कितनी सड़कें हुई हैं, कितना गांव में विकास हुआ है, कितना शहरों में विकास हुआ है, महिलाओं के लिए कितना हुआ है, बेटियों के लिए कितना हुआ है, मतलब ये हमें सब चीज़ें दिख रही हैं। और देखिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ तो 2022 में, जब अभी 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने में रिजल्ट सबके सामने आना है ये, और वो तभी आएगा जब भाजपा सरकार काम कर रही है, तभी तो आएगा ना। और आप उसका देखिएगा कि वो कितने पार करती है, 300 कि 350। तो अगर मैं कविता यादव त्रिपाठी की बात करूं तो क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं 2022 के लिए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि मुझे संगठन ने प्रदेश मंत्री बनाया है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं कोई एक जगह, कोई एक विधानसभा में काम नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे प्रदेश में काम कर रही हूँ। मैं डेली सुबह निकलती हूँ, मैं शाम को घर में वापस आती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक उसकी तैयारी कर रही हूँ। बाकी तो जो संगठन चाहेगा, जो पार्टी चाहेगी, अगर उनको लगता है मैं इस लायक हूँ तो अगर वो देगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मैम, हमें मिली जानकारी के हिसाब से तो यही है कि आप अपने ससुर पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी की जो परंपरागत सीट है शहर दक्षिणी की, वहाँ के लिए आप तैयारी कर रही हैं। वो भी मैं वही बता रही हूँ ना कि वो मेरा कुछ वो नहीं है। अगर संगठन चाहेगा तो अच्छी बात है, नहीं चाहेगा तो और भी अच्छी बात है। जिसको भी देगा हम उसके साथ हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि भाई मैं तो प्रदेश की नेता हूँ, तो मैं तो प्रदेश में काम कर रही हूँ। चाहे आप मुझे दक्षिणी में काम करवा दीजिए, चाहे उत्तरी में, चाहे पश्चिमी में, चाहे कहीं भी कराइए मुझे। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी इस राजनीति की चर्चा को आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने मुद्दे पे एक बारी फिर वापस आऊँगी तो मैम, आप सत्ता पक्ष की नेता हैं, रामराज कहना लाजमी है, लेकिन मैम उन गड्ढों का क्या, गड्ढों वाली सड़कों का क्या जो कि अभी भी रह गई हैं? बीजेपी की सरकार ने बोला था कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन वो चूक गई। आपकी नज़र में अगर एक या दो गड्ढा वाली सड़कें हैं, हाँ, तो वो 2022 में उसको भी कर देंगे, क्योंकि जहां हमने 100, 200, 300 कर दी, वहाँ अगर एक दो रह गई तो वो टाइम भी ना, तो उसका टाइम अब 2022 में आ जाएगा। 100 ठीक है, आपके आंकड़े भी ठीक है, लेकिन ये बात आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ही 3 दिन में 7 विधानसभा कवर करी, वो भी सब गाँव थे। वो ऐसे ऐसे गाँव थे कि वहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, मगर वहाँ पे पक्की सड़क थी तो मेरी गाड़ी पूरा गई। ये मेरी आंखों देखा है। लेकिन मैम, शहर में ही, बरेली में ही, जो कि आपकी विधानसभा भी है, वहाँ पे लोग आ जा नहीं सकते मैम, जाना दुश्वार। अगर ऐसा होगा तो वो पूरा 2022 में आपको दिख जाएगा, फिर आप मेरे से कहिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि तब आप खुद ही कहेंगे कि मैम वो हो गया है। चलिए मैम, तो मैम दूसरा ये है कि क्या 2017 की तरह बीजेपी 2022 में भी अपना परचम पूरी तरीके से लहरा पाएगी? इस बार तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ होएगा। मतलब 2017 वाले रिकॉर्ड को भी वो तोड़ेगा। आप ये लिख लीजिए मेरी बात को। जी मैम, लिख लीजिए। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल लिख लूंगी इस बात को। मैम, आप एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं जी, तो मैम आपके फादर इन लॉ मतलब ससुर के एक्सपीरियंस आपको कितने काम आते हैं इस फील्ड में? मैं उनके साथ रोज़ शाम को बैठती हूँ। मैं जैसे कार्यक्रम से आती हूँ तो मुझे थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो वो मुझे बुलवाते हैं, और रोज़ वो अपनी स्टार्टिंग से जो अपने एक्सपीरियंस हमको मेरे से शेयर करते हैं और जो मैं सुनती हूँ, तो मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि आप अपने अंदर एक दया भावना रखिए, इंसानियत रखिए। आप अगर लोगों के लिए इंसानियत रखेंगे, लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, आप लोगों को कभी भी बढ़ने से आप उसको खींचेंगे नहीं। मतलब कि जैसे होता है ना कि आप एक दूसरे को, पापा ने हमेशा ये चीज़ बोली है कि अगर तुमने छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि उसने ये कहा, उसने ये किया, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो बोला तुम कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैंने सबसे बड़ी बात तो यही सीखी है कि मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहना है, और वो भी अच्छा, और लोगों के लिए एक इंसानियत बन के, एक दया भावना के साथ एक अच्छा काम करते रहना है मुझे। तो मैम, अगर 2022 में बीजेपी फिर से आती है, आएगी, फिर से आएगी, तो उसे और अपने में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, हमारी भाजपा सरकार वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कर रही है ना उसको और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से वो सामने आएंगे आपके, क्योंकि सारे काम वैसे ही बहुत अच्छे हो रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो, हमारे भारत के लिए हो, देश के लिए हो, वो बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। और बस 2022 में वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से होंगे, और जो विपक्ष के लिए जो थोड़ा बहुत जो ये सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, वो भी उनके लिए कहने के लिए नहीं रहेगा।
कविता जी, आप एक प्रदेश स्तरीय नेता हैं, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में आप महिलाओं के लिए और क्या क्या चीजें ऐड ऑन करवाना चाहती हैं? एड ऑन तो वैसे उनके पास है ही महिलाओं को घोषणा पत्र मजबूत में। बनाने के लिए, जी। मैं ये भी चाहूंगी कि ये एक सुनिश्चित होना चाहिए कि हर घर की बेटी जी। पढ़नी चाहिए। जब वो पढ़ेगी तो वो उसका जो कहते हैं ना 7 पुश्तें पढ़ लिख जाती हैं। तो उसी तरीके से हमारी सरकार कर रही है, मगर और इसको और मजबूती से ये चीज़ें होंगी। महिलाओं को हर चीज़ में आरक्षण का है और थोड़ा सा बढ़े, वो मैं चाहूँगी। और उनकी सुरक्षा के लिए वो भी है, मतलब बस ये है कि थोड़ा थोड़ा बढ़े जी, इतना मैं चाहूँगी। तो मैम, अगर आपकी बात की जाए तो आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपने परिवार को कितना टाइम दे पाती हैं, या सारा काम सर्वेंट्स पे ही हो जाता है? नहीं मैंने कल रात को ये जब मैं अपने कार्यशाला से वापस आई थी, शायद 7 साढ़े 7 बजे आई होंगी, तो मैंने गाजर का हलवा बनाया, और वो भी 3 किलो गाजर का बनाया। चाहे तो मैं आपको अभी मैं खिलवाती हुई हूँ, मैं बताती हूँ, अभी फ़ोन करके मंगवाती हूँ। तो मेरे को कुकिंग करने का बहुत शौक है, तो मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ। मैंने जैसे बोला है ना कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाहर और घर को कैसे आप तालमेल बना के चलते हो। मैं बीच बीच में अचार भी बना लेती हूँ। मैं बीच में टाइम निकाल के, मुझे आटे का लड्डू मुझे बहुत पसंद है, पापा को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मैं वो भी बना लेती हूँ। और मतलब कि सूप, मतलब कुकिंग में मुझे पसंद है, तो मैं कुकिंग में करती हूँ। और हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं ऐसा निकाल लेती हूँ कि मैं थोड़ा सा साफ सफाई वाला करवाऊँ। मतलब आप अपने काम और वर्क के घर के कामों के बीच में, और आप अगर दिन में आते तो मेरा गार्डन भी देखते, तो मैं वो भी मेंटेन करती, देखा ना? हाँ, तो वो भी मैं मेंटेन करती हूँ। तो वो बस यही है कि, और सबसे बड़ी बात ना, इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, तो हम दोनों मिलके ये चीज़ें करते हैं, तो वो हो जाता है। और नेचुरल सी बात है कि जब आपको सपोर्ट मिलता है तो एक महिला बहुत अच्छा काम करती है। जी बिल्कुल मैम। तो फिर क्या हम 2022 में कविता यादव त्रिपाठी जी को विधायक के रूप में देखेंगे मैम? अभी आपने बोला कि आप इंटरव्यू लेंगी मेरा। तुम्हारे मुंह में सरस्वती विराजमान हो। और ऐसा संगठन चाहेगा, ऐसा पार्टी चाहेगी तो ज़रूर, और नहीं चाहेगी तो वो भी बहुत अच्छा है। और जो भी रहेगा आप उसका इंटरव्यू लीजिएगा, मुझे साथ में बिठा लीजिएगा। मैम, अंत में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अंत में लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक तो हमें जब अपना भारत को, अपने देश को मजबूत रखना है और देशों से, तो एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने अपने फादर इन लॉ से ये सीखा है कि जब आप इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोगों को भी बिल्कुल इधर उधर की बातों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस जो होना चाहिए सामने होना चाहिए, आपके लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, तभी आप अच्छे आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो किसी में उसमें हो, ये सब पे लागू चीज़ें होती हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना रहें। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपके काम में भी चीज़ें आपको बाधा देंगी। तो इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहें और दूसरों के लिए अच्छा करें और अपने लिए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे टॉक शो में अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। अब आपको गाजर का हलवा। तो अभी आपने सुना कविता यादव त्रिपाठी जी को, जिन्होंने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया कि अगर 2022 में बीजेपी फिर से चुनाव जीतती है तो वो अपने पेंडिंग कामों को, उन्होंने जैसे कि बताया कि जो भी तरक्कियां या जो भी प्रोग्रेस भारत की रुकी हुई है वो आगे चल के एक पुरानी बीमारी की तरह धीरे धीरे ख़त्म होगी। और मैम ने ये भी बताया कि वो कैसे महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगी। हम आपको ऐसे ही नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।